हेलो दोस्तों, आपका इस सही सर्वोदय में स्वागत है। हम आज आपको आगामी जो अभी हाल ही में जो इटोरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा के लिए, उसका ये आपका फर्स्ट सेट है। इसका मैं आज आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जिन्हें भी आगे आगामी आप 3 स्टार आपको लेना है, डबल स्टार, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेट है। इसमें आपको 15 सेट दिए गए हैं। 15 सेट का भी आपको सेशन बारी बारी से सेशन आपका आएगा। इसको आप अच्छे से देखेंगे और इसको शेयर करने का प्रयास जरूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, और हाँ काम ये चीज़ मैं बता दूं कि हमारी भी जो क्विज बैच है वो आपको स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग में। और ये ऑफलाइन की बात करेंगे तो ये मुसल्लापुर हाट में है, स्टार्ट हो रही है हमारे मछली मार्केट के पास आपका। ये सर्वोदय का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है। उसमें आपका मॉर्निंग में 6:30 से 8 क्यूज भी होगा और आपका 10 से 12 के बीच अब दरोगा का आपका बिहार एसआई का टेस्ट होगा, जो 100 क्वेश्चन का होगा। ये 10 से 12 के बीच में जो होगा ये आपको 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट चलेगा। बाकी अगर ऑनलाइन की अगर बात करें, ऑनलाइन क्यूज की, तो ये आपको इवनिंग में 3 ऐसे स्टार्ट होगी, 3 से 4:30 चलेगी, या 4 to 5:30। इसकी सूचना आपको बहुत जल्द दी जाएगी, 1 से 2 दिनों में। तो कृपया जिनको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्विज ज्वाइन करना हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्विज प्रारंभ होने जा रहा है। और आगामी एग्जाम जो बिहार एसआई हो या बीपीएस, ये जो क्विज होगा ये आपको बिहार एसआई हो या 69 बीपीएससी, दोनों आगे जो भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें जीएस का वेटेज है, क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है चीज़ें। कृपया आप इस लोगों को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आगामी आपके साथ और भी दोस्त वगैरह हैं उनसे भी आप ज़रूर बताएं, उनको इनवाइट करें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं चीज़ें। और फिर से मैं ज़रूर कहूँगा एक बार कि वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए देखा जाए तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। कहा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सही के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए सही के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपका कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़े के बड़े पैमाने पर पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। इसका सही का आंसर होगा ए। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कपास का उत्पादन आपको सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ के लोग कपास के साथ क्यों क्या, तो गेहूँ, जौ, बाजरे, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गेहूँ, ये मुख्य रूप से भेड़ बकरी, ये सब जो दिया हुआ है भेड़ बकरी, ये इसलिए सब गलत हो जाएगा इसमें से। कहा जा रहा है यहाँ पर भेड़ बकरी भैंस सूअर लोग पालते थे। देखा जाए सेकंड क्वेश्चन का, जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न में शामिल कौन कौन सा है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न 3 में कौन कौन सा शामिल हैं। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। इसका सही आंसर क्या होगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मतलब जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, और आपको क्या है तो फिर सम्यक दर्शन जो होगा सही विश्वास हो जाएगा। सम्यक ज्ञान भी है, और आपको क्या है सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान होगा। और लास्ट में आता है सम्यक आचरण, मतलब सही आचरण के बारे में ये दिया जा रहा है, जिसको कर लेंगे चाहिए, इसलिए कि इसका मतलब ये आपका ये सही होगा 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें हम, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। जो चोल अभिलेख के अनुसार कहा जा रहा है कि जैन संस्थान जो था उनको दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। इसके बारे में अगर समझेंगे, इसका आंसर अगर देखा जाए, पहले ऑप्शन देखें, ब्रह्मदेव, साराभोग, पल्ली छांदाम, बेलन बगाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पल्ली छांदम। देखो दोस्तों यहाँ पे देखिए समझेंगे, यहाँ पे चोल अभिलेख के अनुसार कहा जा रहा है कि जैन सभाओं को जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको क्या कहा जाता है? पल्ली छांदम जाता था, मतलब पल्ली चंद कहा जाता है। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ये बेलन बगाई कहा जाता था। और देखा जाए स्कूल विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो दी जाने वाली भूमि थी उसको हम ब्रह्मदेव भूमि कहते थे। इसलिए इसको सब तरह से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की कौन सी भाषा में, विशाखा दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस है ये कौन सी भाषा में लिखी गई, मतलब भाषा पूछा जा रहा है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि किसने लिखा, लेकिन यहाँ पर आपको भाषा पूछा जा रहा है कि आज का जो बदलते पैटर्न है, खासकर आगामी जो आपको इससे पहले जो 2213 एग्जाम हुए हैं बिहार एसआई का या अभी 60th बीपीएससी है, क्वेश्चन का देखेंगे क्वेश्चन का नेचर प्रकृति बदल चुकी है, इसलिए आपको डेप्थ में थोड़ा सा को पढ़ने की ज़रूरत है।
हो सकता है पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट ना हो, उससे और भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इसको आपको तैयार करना। जैसे ये क्वेश्चन आपको है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, विशाखा द्वारा रचित नाटक है जो है ये संस्कृत भाषा का, ये संस्कृत भाषा का नाटक है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया गया था। इसे हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। ठीक है, और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल और क्या कहा गया? विषम तथा कुलीन कहा गया था। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ था? इल्तुतमिश, अकबर, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। इसका वजन कितना था? तो 178 ग्राम था। यह रुपया किसका था? सोना या चांदी किसका था? यह रुपया जो था आपको चांदी का था। समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डी, क्योंकि औरंगजेब। क्यों? क्योंकि 1656 में, कब? तो 1656 में अगर बात करें तो शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो लेकिन मराठों और मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष जो था औरंगजेब के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में शुरू हुआ। और 1665 की बात करें, 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी को की भिड़ंत जो है मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ था। और आगे चलकर 1680 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपका भारत में किस गवर्नर जनरल को असनी शोषण का पिता कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेली, इनमें से कोई नहीं। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। कि भारत में आधुनिक असनी स्वशासन को किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्योंकि लॉर्ड रिपन को असनी शोषण का पिता भी कहा जाता है। क्योंकि इसने क्या किया था? तो इसने जो है इसके समय में जो है आपको 1881 में आपको क्या हुआ था? तो सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष तक 10 वर्ष के अंतराल पर आपको जनगणना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लगे ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब होता है? 1853, 1855, 1854, 1856। सही आंसर अगर दोस्तों की बात करें इसका 1856 हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो 1856 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी थे, वो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें किसने बंगाल के विभाजन में 1905 इसकी के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये जो आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में, इसका नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, CR दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये नेतृत्व पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मान सकते हैं चीज़ें। तो ये नेतृत्व पूछा जा रहा है। तो देखिए समझेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। अगर बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए समझना है कि बंगाल विभाजन जो है 1905 में के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, और ये 20 अगर देखा जाए इस आंदोलन के बारे में बात पता और भी जानेंगे तो 20 जुलाई और 1905 इसमें क्या हुआ था? 1905 को आपको बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है सो प्रभावी हो गया था। ठीक है, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इस चीज़ को हमने डिटेल्स में समझाया है। इसको आगे बात करेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि देखिए इस वीडियो में आपको क्या है कि थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसको आप लोग कृपया शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता का संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में समझेंगे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए महात्मा गांधी को संबोधित किया था और कहा भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति को इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक सभा की स्थापना, सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुई थी महात्मा गोविंद रामनाथ 1867 के द्वारा, सुरेंद्र बनर्जी 1870 के द्वारा और ज्योतिबा फुले 1873 के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सी हो जाएगा। क्योंकि सत्य शोधक समाज जो है 1873, सत्यशोधक समाज जो है 1873, ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज आपको क्या 1867 को केशव सेन, अंतरमानव पंडुरा अंजिम राणा ने। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। और तत्वहीन सभा 1899, 1839 रविन्द्रनाथ ठाकुर। आगे है आपका
अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सही हुसैन शाह तुर्की, सही सरकी, सिकंदर शाह, इमरान शाह सरकी और मलिक शाह अहमद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि इमरान शाह सरकी। क्योंकि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1400 कब हुआ था? इसको भी समझेंगे 1408 ईस्वी में। सरकी शासक इब्राहिम द्वारा किया गया था इन्हें। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा बेयाचंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। अलाउद्दीन के समय भूरा उसकी दर उपज का कितना भाग था? 1/2, 1/4, 3/4, 1/5 भाग। कितना हो जाएगा सही भाग? 1/2 भाग होगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि अलाउद्दीन के समय भूरा उसकी दर अनाज उत्पादन का 1/2 भाग था। अलाउद्दीन ने क्या लगाया था? तो इसके समझेंगे तो खम्स। अलाउद्दीन ने खम्स मतलब लूट का दान को में सुल्तान का हिस्सा 1.4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3/4 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? व्यक्ति और विश्वास, विचार और व्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर और व्यक्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल हो सकता है, ध्यान से समझना है इसको। तो इसमें क्या होता है? सही आंसर प्रतिष्ठा और अवसर, क्योंकि भारतीय संविधान को अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार और व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सी समिति जो है ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? स्वर्ण सिंह समिति, नरसिंह समिति, नरसिंहम समिति, मल्होत्रा समिति, अशोक मेहता समिति। सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। मतलब स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ही आपको 42वां कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब? तो 1976 में कब हुआ था? द्वारा संविधान के भाग 4 का क, भाग 4 का क में के अनुच्छेद 51(1) में एक को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तथा अगर बात करें तो 86वें संविधान कौन था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को इस शिक्षा के अवसर प्राप्त कराने को जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? मतलब अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करना है, तो ये घोषणा की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधान गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें है? तो 2 से 44 का 1 में है, और 5वीं सूची के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त हो है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में आदिवासी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इनके प्रशासन का प्रावधान 6ठी अनुसूची में वर्णित है। अगर देखा जाए तो असम, ए से असम, और एम से मेघालय, और टी से त्रिपुरा, और एम से मिजोरम जो है, इसमें AMTM अगर बात करें शॉर्ट नेम में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? गाँव में विशेष रहने वाले व्यक्ति, वैसे ही व्यक्ति जिनमें गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। गाँव विशेष में के सभी पूरे सदस्य वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वे सही व्यक्ति जिनके गाँव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है संविधान का निम्नलिखित में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 57वें संशोधन, 93वें संशोधन, 51वें संशोधन और 98वें संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 51वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा डिटेल समझेंगे, डिटेल इसका। तो कि भारतीय संविधान के कौन सा 51वें संशोधन अधिनियम 2003 कब था? 2003 में लागू किया गया था। 2003 द्वारा केंद्र या राज्य के मंत्रिपरिषद के अधिकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 15% करने की व्यवस्था किया गया था। कितना? 15%। पहले ये 10% था, ठीक है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15% का। ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी संविधान संशोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्री नियुक्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं था? अगर ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संवैधानिक संस्था के बारे में पूछा जा रहा है। कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, लोकसभा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग। सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन? सरदार वल्लभ पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि जो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को, कब था? 2 सितंबर 1946 को क्या था? तो कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 239, 241, 214, 231। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 241। लोकसभा का स्पीकर का कार्यकाल क्या होता है?
लोकसभा के लिए स्पीकर का निर्वाचन क्या होता है? सभी सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का? तो हो जाएगा आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का चयन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 23 नंबर। ये 23 नंबर में है कि निम्नलिखित में ये नहीं सॉरी आपका जो है सो हाँ ये 22 हो गया, आपका होगा 23 नंबर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता आता है? केंद्र में राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों में परिवर्तन और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें मूल अधिकार परिवर्तन, क्योंकि संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद कब? तो 232 के तहत तथा उच्च न्यायालय अधिनियम 226 में, तो हाई कोर्ट आपको 226 के तहत हो जाएगा। सहित मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा देश इस क्षेत्र का भाग नहीं है? जो कौन सा देश है जो स्वर्ण त्रिभुज का सदस्य नहीं है या भाग नहीं है? थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा आपका कंबोडिया, क्योंकि स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी करने के लिए विश्व विख्यात है। यह थाईलैंड, म्यांमार, लाओस देशों का ये समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 9 जनवरी, 24 दिसंबर, 18 दिसंबर और 24 जनवरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का दोस्तों? क्या तो हो जाएगा ये हमारा 25 का ये 18 दिसंबर, क्योंकि 10 प्रवासी दिवस 28 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। तो इस बात को ध्यान देना है। लोसुंग त्यौहार कहाँ प्रमुख है? लद्दाख, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिक्किम जो है लोसुंग त्यौहार में सिक्किम मनाया जाता है। भूटिया एवं लेप्चा जनजाति द्वारा यह त्यौहार फसलों की कटाई के जश्न के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करेंगे इसका तो सही आंसर तो सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 27 योनेक्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप के बारे में पूछा जा रहा है ये। तो बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैडमिंटन हो जाएगा आपका। बैडमिंटन हो जाएगा, क्योंकि योनेक्स कप जो है बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। योनेक्स कप जो है आपको बैडमिंटन से ही रिलेटेड हैं। सूरज ताल पताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा। सही आंसर इसका एक्चुअली जो हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्या है? सूरज ताल जो है झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील के बारे में 28 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बी हिमाचल प्रदेश में है। समझेंगे आगे। सूरज ताल, रेणुका, नाको झील इत्यादि सभी हिमाचल प्रदेश में है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीविक घटना। आगे है कि पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र, यहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण की संतुलित तंत्र। तो उसका चलिए आगे नहीं चलते। 30 नंबर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में एक वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? 21.50, 21.33, 12.33, 33.33%। कितना परसेंट होना चाहिए? तो हो जाएगा 33.33%, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर क्या है? तो 33% भाग पर वन होने आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में यह निर्धारित होती है। ये अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। ये एपीफाइट्स पौधे द्वारा बहुत अधिक विकसित होने वाले वह पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। क्यों? जल ग्रहण करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, यांत्रिक मदद के लिए, क्षयापूर्ति करने के लिए। क्या हो जाएगा? इतनी हो जाएगा ये यांत्रिक मदद हेतु, क्योंकि एपीफाइट्स पौधे जो आश्रय लेने के लिए अन्य वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के लिए इस पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि ये पौधे जो है वर्षा, जलवायु तथा अन्य स्रोतों से अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन शामिल नहीं है? जैव आरक्षित क्षेत्र 7 सिमलीपाल 1994, कंचनजंगा 2002, नुकरेक 1998, 88, पन्ना 2011। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा 1994 में था और ये सिक्किम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा? केरला हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा केरल हाईकोर्ट। क्यों? क्योंकि केरल हाईकोर्ट तो भारत का पहला हाईकोर्ट
बना है जो अपने निर्णय को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई के लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट है। इसको 21 राज्य सरकार द्वारा श्वास के ये जारी किया गया। त्रिपुरा, राजस्थान, नागालैंड, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसको? तो चलते हैं आगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, तमिलनाडु। क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य एक ऐप को जारी किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। 35 नंबर, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस सात देश के साथ किया? चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्योंकि सातवां संगम युद्ध अभ्यास सर भारत अमेरिका के भय दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ। यह एक नौसैन्य अभ्यास है। ये कौन सा है? तो ये एक नौसैन्य अभ्यास है। क्या हो जाएगा? नौसैन्य अधिकार है। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए यहाँ तो निकल गए। कह रहा है कि ये तो हो गया। 35 नंबर हम लोग कर लिए। 35 नंबर क्या हुआ? सी, अमेरिका था। अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ में शामिल होने 18वां देश कौन सा? किरबाती, क्रोएशिया, टोंगा, जापान। 36 का टोंगा हो जाएगा। टोंगा हो जाएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1919 में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसमें शामिल होने वाला 187वां देश टोंगा। इसकी राजधानी बुकुआलोपा है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया था, उसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया जाए? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। क्योंकि 12वां विश्व घाटी सम्मेलन का हिंदी सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये इसका सही आंसर एस जयशंकर बता दिए। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा। तो इसका ही क्या हो जाएगा? इसका ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्या है? तो ये पहले फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में लगभग 50,000 से अधिक 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। भारत सरकार ने बचाव एवं सहायता के लिए एनडीआरएफ की टीम तुर्की एवं सीरिया के भेजा। उसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। ऑपरेशन दोस्त। चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम रहा? भारत, अमेरिका, जापान, नॉर्वे। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका। क्योंकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये ठीक है। चलते हैं 40 नंबर। वित्त वर्ष, देखिए वित्त वर्ष के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन है आपका ये, कहा जा रहा है वित्त वर्ष जो है 23-24 बजट का है। 23-24 के दौरान जीएसटी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.5 से 6 से 6.8, 7 से 7.5 और 8 से 8.2%। कितना रहने की संभावना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 से 8%। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए इसमें तो वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा बजट 2023-24 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे दोस्तों पहला स्थान। पहला स्थान, क्योंकि वैश्विक दूध उत्पादन भारत का स्थान विश्व में पहला। भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन में 25% का योगदान करता है। अर्जुन पुरस्कार और वैसे सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? वुशु, जूडो, कुश्ती, एथलेटिक्स। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कुश्ती। कुश्ती हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ? कुश्ती वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को उनके खेल में विशिष्ट योगदान हेतु अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो सुश्री अंशु का संबंध कुश्ती से है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसी एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? जस्ट लाइक दैट, हैरी हाउस, अवार्ड अबाउट डेमन टाइन, कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हैरी हाउस हो जाएगा इसका सही आंसर 43 नंबर का। क्योंकि हाल ही में 65वां ग्रैमी अवार्ड होने की घोषणा में, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार हैरी हाउस को दिया गया था, जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जस्टिस लाइक एट को दिया गया है। 44 प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन? सलमान रुश्दी, शशि थरूर, कैलाश सत्यार्थी, जावेद अख्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। कहिए क्यों?
क्योंकि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यह पुस्तक हो जाता है, इसको प्रकाशित किया गया है सलमान रुश्दी द्वारा। लिखे अन्य पुस्तकों में है मिडनाइट चिल्ड्रन सोम दैट सेटनिक वर्सेज, सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? कैंसर दिवस की थीम पूछा जा रहा है आपको, लैंड करियर लैब लाइफ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप हो जाएगा। ये आपका थीम था, क्लोज द केयर गैप, ये हो जाएगा क्लोज द केयर गैप, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिबद्धता 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में यह दिवस क्लोज द केयर गैप के रूप में मनाया गया है। अब अगर ये 46 स्टेचू ऑफ नॉलेज स्थापित किया गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्यों? इस स्टेचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र सरकार के लातूर में स्थापित किया गया है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। 47 नंबर कि जनवरी 2023 में रिपोर्ट के अनुसार 2022 में का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली, मुरादाबाद, पंजाब, चंडीगढ़। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर, सही आंसर तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। क्योंकि जिनी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 48 में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है अरुणाचल प्रदेश, के पटनायक, मेघालय, फागू चौहान, झारखंड, सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र, गणेश नाल, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं। अन्य सभी विकल्प नहीं यही सुनिश्चित है कि बिहार में, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का, 48 का सही आंसर कर दिए महाराष्ट्र और गणेश लाल। क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने थे, जिसे अन्य सभी विकल्प सही से मिले थे। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र पी आर कर रहे हैं। हाल ही में तुलसीदास दास बरनाम का निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से? खेल, संगीत, साहित्य, राजनीति। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे खेल हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा, भारतीय चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये 50वां क्वेश्चन है आपका। कौन बन गए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर संगीत, ऑप्शन संगीता वर्मा, करण जौहरी, राहुल गौरी, जितिन सेन, पूजा सिंगर से राहुल जौहरी। राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, चलिए आगे चलते हैं। क्या राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भोपाल, रांची, नागपुर, नई दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? 51 का, 51 का सही आंसर आपका हो जाएगा ये भोपाल में। क्योंकि भोपाल में क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था, भोपाल में ही किया है। यह 3 दिवसीय है। सम्मेलन 15 से अधिक देश सम्मिल लिया है। हाल ही में दयानंद सरस्वती को कौन सी जयंती बनाई गई? 150वां, 250, 200वां, 25वां। तो इसमें समझेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो 20वां हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, कौन? तो 52 में क्या हो जाएगा आपका? 200, 200 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी सरस्वती की 220 जयंती के अवसर का वर्णन किया। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन होली में किया था? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 53 का हो जाएगा आपका सही आंसर। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी ने स्वामी सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजन का शुभारंभ किया। सरस्वती 1275 में राज्यसभा की कब इसकी स्थापना किया था? तो 1875 में स्थापना किया था। इस बात को समझना जरूरी है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? रामचंद्र पंडौल, सुभाष चंद्र नेम्बाग, विद्यादेवी भंडारी, कोई नहीं। 74 का ये हो जाएगा, रामचंद्र पंडौल हो जाएंगे, रामचंद्र पंडौल, ठीक है। क्योंकि नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पंडौल को चुना गया। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेवांग को हराया। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में तो है कौन? तो ये हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? हाल ही में ये उत्सव मनाया गया है। इसका नागालैंड, असम, मणिपुर, कर्नाटक, कहाँ ये क्या है? तो इसके बारे में सही आंसर अगर हम समझेंगे, इसका हो जाएगा आपका 55 नंबर है। इसका सही आंसर मणिपुर में, क्योंकि याओसांग उत्सव का संबंध मणिपुरा से। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक ये चलता है उत्सव। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पंडित नारायण ठाकरे, उषा
उत्थुप सोनाली रावत। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 56 नंबर का, इसका हो जाएगा ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी, क्योंकि महाराष्ट्र सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। पहली बार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1996 में किया गया था। इसका भी समझने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको वंदे भारत, देखिए क्या है ऑप्शन, क्या है क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने वाले पहली महिला ड्राइवर कौन बनेगा? रजनी देसाई, अपनी राज, सुरेखा यादव, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव हो जाएगा बी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाले भारत की पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। इन्होंने सोलापुर से मुंबई CST तक ट्रेन चलाई है। और सुरेखा यादव भी देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी है। तो इसको यही होगा इसका सही आंसर। रबी फसल की बुआई की जाती है मई से जुलाई तक, अप्रैल से जून तक, अप्रैल से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक। सही आंसर हो जाएगा तो अक्टूबर से नवंबर तक, क्योंकि रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है, जबकि मार्च अप्रैल में जाके काट लिया जाता है। मार्च से अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में की जाती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। रबी फसल के उदाहरण है गेहूँ, चना, जौ, सरसों। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं PPSC में भी, ठीक है। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। यह लेगुमिनेसी कुल का सदस्य, यह कपास के बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक रेशे वाली यह फसल होता है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, असम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका, क्योंकि पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना कितना तो हो जाती है 520 किलोमीटर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है लौटते मानसून से, अरबी अरब मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा 61 का? तो हो जाएगा ये 61 का बी, पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह वर्षा जो है रबी फसल के उत्पादन में क्या होता है? फसल के उत्पादन में सहायक भी होता है ये वर्षा। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है साओ पोलो, मैनचेस्टर, सेंटोस, कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन PPSC में भी पूछा जा चुका है। इस जगह सेंटोस, क्यों? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ये कॉफ़ी बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात भी किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी पोर्ट का है। ये PPSC में 62 वाले PPSC में ये पूछा जा चुका है, 60 से 62वीं वाले में। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 का? तो हो जाएगा ये कुमाऊं हिमालय, क्योंकि नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है तथा यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी होता है। इस हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन है? कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल। कामेत, केदारनाथ और त्रिशूल, तीनों समझेंगे, ठीक है। तीनों जो है इस हिमालय की प्रमुख चोटी है ये कामेत, ठीक है। कामेत, केदारनाथ और क्या होगा टी से त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रबल द्वारा निर्मित, सुनामी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रबल द्वारा निर्मित। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप जो अरब सागर से में स्थित है। लक्षद्वीप जो कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में निर्मित है, ठीक है, अरब सागर में निर्मित है, ये अरब सागर में स्थित है तथा ये प्रबल द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे, लक्षद्वीप जो आपका कितना 36 छोटे छोटे द्वीपों में जिसका एक समूह है, इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया था। दूध गंगा निम्नलिखित किसकी एक सहायक नदी है? दूध गंगा के बारे में, झेलम, चिनाब, गंगा, मांडवी। सही आंसर हो जाएगा इसका चिनाब का है, क्योंकि दूध चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, जबकि किशनगंज जो है वो झेलम की सहायक नदी है तथा रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा जो है किसका? गंगा की सहायक नदी है। भारत का सही मतलब ग्राम, न्यूटन, किलोग्राम, डाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन सही मात्रक, क्योंकि भारत का सही मात्रक न्यूटन होता है। लंबाई मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा आपका। और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मॉल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात, कौन सा यंत्र है समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ओडोमीटर, पेरिस्कोप, एनीमोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर का? तो पेरिस्कोप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरिस्कोप पनडुब्बी में उपयोग होने वाला वैसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबी वस्तुओं को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है। पायरोमीटर दो स्थितियों की वस्तुओं को ताप की ज्ञात करने के लिए, ओडोमीटर गाड़ी द्वारा चलाई गई दूरी के माप, एनीमोमीटर हवा का वेग। 68 नंबर, यदि कार्य का मान अधिक धनात्मक हो तो उस जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, वह नियत रहेगा, उसका मान शून्य होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 68 का। तो 68 का हो जाएगा डी, क्योंकि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। ऊर्जा एक ऐसा कारक होता है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य भी
में भी ऊर्जा में वृद्धि होगा। यदि दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शून्य समान रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर कम हो जाएगा, क्योंकि यदि जो है दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, उत्क्षेप बल और भार कार्य करता है नीचे की ओर समान दिशा में, ऊपर की ओर विपरीत दिशा में। तो सही आंसर हो जाएगा डी आपका, विपरीत दिशा में, क्योंकि उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते जरूर हैं। निम्नलिखित में से तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, माध्यम, कौन नहीं है? तो डी माध्यम नहीं होगा, क्योंकि माध्यम जो है तरंग विशेषता माध्यम नहीं है, जबकि तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति तरंग की विशेषताएं हैं। लेकिन तो कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन? दूध में दही परिवर्तन का परिवर्तन होना, सूक्ष्म बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तो उसकी 72 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दूध का दही परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि अन्य शेष सभी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे आगे, कि पूछा निम्नलिखित किसने परमाणु की अविभाज्यता क्या परमाणु का जी अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन, बोर, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। इसका सही आंसर 73 हो जाएगा डाल्टन। तो ये डाल्टन हो जाएगा ये, क्योंकि डाल्टन परमाणु की व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम जो है सो ज्ञान जॉन डाल्टन ने बताया था। 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सामान्य तापमान पर अवस्था में होता है? गैलीलियम, जस्ता, जर्मेनियम, कार्बन। तो 74 का हो जाएगा एक गैलियम हो जाएगा, क्योंकि गैलियम एक धातु जिसका प्रतीक क्या होता है? जी होता है, ठीक है। या प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसी सफ़ेद होती है, सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2.28, 281, 26, 283। तो इसका हो जाएगा 75 का, तो हो जाएगा बी 2.6, क्योंकि 2.2 और 6 जो है क्वेश्चन गैस बनाता है। 2.1 जो है सो क्या बनाता है? ये 2.1 आपको होगा लिथियम धातु। 281 ये जैसा ये क्या बनाती है? सोडियम धातु। और 283 एल्यूमिनियम धातु बनाया था। किसी एक तत्व के रूप में भार की तुलना में एक बहुल विशेषता बनाता है? परमाणु द्रव्यमान, एवोगाड्रो संख्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक। क्या हो जाएगा इसमें 76 में? तो डी हो जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होता है, प्रोटॉन में कमी होता है, फिर इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में आपका कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 78 का। 78 का क्वेश्चन होगा आपका कि यदि किसी लवण का pH मान 0 हो तो वह डैश का लवण होता है? सशक्त एसिड और कमजोर बेस, सशक्त एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 78 का ए हो जाएगा, सशक्त एसिड और कमजोर बेस। क्योंकि आपको यदि किसी लवण का pH मान जो है सब 0 से 0 से लेकर 3.5 के बीच में होता है तो वह प्रबल अम्ल जो है सो अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का pH मान कितना होता है? 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल हो जाता है। 79 क्या हो जाएगा इसमें? तो 78 का सही आंसर ये नंबर हो जाएगा बी। अगर दूसरा क्वेश्चन, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन है ये। तो क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित हो, अम्ल क्षार में H माइनस आयन निर्मित हो, क्षार जल में H3O प्लस आयन निर्मित हो, अम्ल वर्षा में अम्ल जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 79 का ए हो जाएगा आपका, क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाता है, तथा जो H माइनस अम्ल देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। HCl जलीय विलयन में H प्लस देता है। 80 नंबर, न्यूज़ की निष्क्रिय गैस का नाम बताना है कि जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया? हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन। का सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 का बी, हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं, चलिए। हेमेटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त पौधे की प्रजनन प्रणाली, हड्डियाँ, जानवरों के खानपान की आदत। इसमें क्या हो जाएगा? 3 का सही आंसर हो जाएगा ए, रक्त हो जाएगा, क्योंकि हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त संबंधित है, जबकि डेंटोलॉजी वृक्षों में झाड़ियों के अध्ययन संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से हो जाएगा आप उत्तकों का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात करेंगे 84 नंबर क्वेश्चन है आपका है
क्या कि पानी की कमी के कारण कोशिका पानी के जो है कमी की वजह से कोशिका संतुलित संकुचित की भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, डी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा T4 का? प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। 4D हो जाएगा कि पानी कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ठीक है, सबसे एडिपोज ऊतक, एपिलिथियल ऊतक, एपिड्यूल ऊतक, आजकल वही थी। तो क्या हो जाएगा ये? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो एडिपोज ऊतक हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक के दो प्रकार होते हैं, एरियोलक ऊतक, एडिपोज ऊतक। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया प्रणाली क्रिया को बल दिया जाता है। एकीकरण, खटीकरण, विरेचन और विभेदन। इसका हमको चलिए, जैसे इसका क्या होगा? स्वामी जो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की जरूरत को विधेय कहा जाता है। लगातार विभेजन क्या होता है? तो लगातार जो है सबका लगातार जो है सो विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 86। 87 में है, पादपों में प्रचुर मात्रा में पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। सबसे मात्रा में उपस्थित तत्व, उपस्थित जो है तत्व क्यों पूछा जा रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा सी, कार्बन हो जाएगा, क्योंकि पादपों में कार्बन वाले प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्ती वाला में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम ये बन जाता है। मिखी में किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान देना होगा? स्टेशनली गेडर मंडल, रॉबर्ट जेम्स वाटसन। इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो जगह इसका सही आंसर गेडर मंडल। क्योंकि जीवों में एक पीढ़ी को से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आप लोग से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी तैयारी करने जा रहे हैं उनको भी ये फ़ायदा हो सके, तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, क्या है जोंक? क्योंकि मैं किस शब्द से संबंधित है? एनिलिडा, प्रोटोकारेटा, मोलस्का और प्लेटी हेलमिंथी। सही क्या हो जाएगा इसका आंसर 89 में? तो एनिलिडा हो जाएगा। ठीक है, मछली में हेमोरोडेट तथा कोर्बेट जो समान आकार के तीन दांत होते हैं, जबकि स्तनधारियों में दांत थिकोडोंट, हेट्रोडोंट और ज़्यादातर डाइफिरियोनाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 90 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मछली वाला, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछली, तेंदुआ, मानव, घोड़ा। तो ये हो जाएगा मछली में। मनुष्यों के पाचन तंत्र को कौन सा अम्ल कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, एंटीसोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका 91 का सही आंसर हो जाएगा आपको। ये क्या कहते हैं? 91 का सही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि मनुष्य का पाचन तंत्र अनाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्सर्जित होता है। हमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं जो है सबको क्या होता है, HCl का स्राव करती है। किसका? तो HCl का स्राव करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है वर्षाणु जनित नहीं है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, खसरा। तो इसका हो जाएगा तपेदिक। आगे चलते हैं। भारत में 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? BR राव, BR राव, BC महालनोबिस, KN राज। तो इसका 93 का सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, क्योंकि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारत राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे उस टाइम। ठीक है, और डॉक्टर R कहीं एक आध नंबर से भी छूट गया, मैंने बहुत टफ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NAARM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 94 का? तो हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद, क्योंकि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नार्म हैदराबाद में स्थित है। 95 नंबर को, निम्नलिखित सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी क्षति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सूचकांक औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? कृषि औद्योगिक के लिए उपभोक्ता अनुमत
सूचकांक। अब देखिए हम लोग, अब यहाँ से आप लोगों का 5 क्वेश्चन मैथ का है, इसके समझेंगे। यदि 39 और 156 के मध्यानुपाती x है तथा 24 और 56 क्या तृतीय समानुपाती y है, तो 6:13 y का मान क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा ए 2.3। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और विश्रामों के सहित बस की 48 किलोमीटर घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम कर सकती है? चलिए आगे है, इसमें कहा जा रहा है ये बताना है कितना समय के लिए रुकता है ये। विश्राम को छोड़ के बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा और वो विश्रामों को सहित बस की गति 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकता है? 5 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट कितने मिनट रुकता है? तो 97 का हो जाएगा डी, 15 मिनट के लिए रुकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 + √3 × 1 बराबर 2 - √3 बी बराबर 1, तो a/b और b क्या होगा इसका? 1/b प्लस 1/a+1/b का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कर लेंगे आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? 90 आपका 8 का, तो फिर डी हो जाएगा 4 होगा। 3 साझेदारी ए बी सी ने क्रम से 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये में एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में एक का लाभांश क्या होगा? 28,400, 93,320, 16,480, 19,480। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 99 का, तो 18,400 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक समय में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 71% पद मिलता है तथा वह 756 मतों से चुना जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। 12,000, 1,800, 1,500, 2,400। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1,800। तो इसलिए मैं ये कहना जरूर चाहूँगा आप लोगों को, फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जितना हो सके वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जो भी आगामी तैयारी कर रहे हैं 69 BPSC या दरोगा को देंगे वो एग्जाम, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और क्या आगे भी आपको सेट मिलेंगे और हमारे क्विज को जरूर ज्वाइन करेंगे। और ऑफलाइन है तो ऑनलाइन, या तो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें NCERT बेस्ड परीक्षा वाणी, घटना चक्र, ये सब शामिल है बुक। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी सेशन के बाद फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।